तो लिसन, सबसे पहले आप मेरी बात को सुनिए। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। बहुत ध्यान देने वाली बात है, खास करके जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही मज़ेदार है। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज, यानी जो तुम आज कर रहे हो, जो आप कर रहे हो आज, वो आपके सभी कल को इम्प्रूव कर सकता है, बदल सकता है। और यह बदलाव आपके डूइंग्स पर डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हो क्या कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बैठे हैं केवल वेट कर रहे हैं कि मैं तो एग्ज़ाम, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो किसी न किसी तरह से मेरे घर तो सर्टिफिकेट आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो हानिकारक ही होती है, याद रखिएगा। सर्टिफिकेट अगर मिलती है तो सर्टिफिकेट आपके पास केवल वह एक प्रकार का लॉकेट है जो बचपन में नज़र लगने से आपके घर वाले मम्मी पापा गले में पहना दिया करते थे, बस वही है। यानी उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप केवल लोगों को यह बता सकेंगे, हो सकता है आपके वैवाहिक आने कह सकते हैं, आपके शादी विवाह में वो काम आ सकते हैं कि मेरा बेटा या बेटी इतना या इतनी पढ़ी लिखी है, बस उसके लिए। पर कल का भविष्य क्या होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए बैठे रहने वाले सावधान रहें, जो वेट कर रहे हैं वो वेट करना छोड़ दें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर कम्स, कभी कल नहीं आता है। तो पढ़िए मन से, ज़्यादा अच्छा से पढ़िए ताकि कल यह सोचना ना पड़े कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ आ गया हूँ, किस रास्ते पर मैं आ गया हूँ। तो पढ़ाई चालू रखिए, मत बंद कीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए, हम लोग नरेशन चल रहे थे, बहुत ही अच्छा पार्ट आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को पहले ही वॉइस खत्म करके नरेशन की ओर चल रहा था। आगे हम लोग टाइम टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स, इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन, इस तरह के चैप्टर्स जो एग्ज़ाम में अभी आने वाले हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नरेशन। और जो बोले ये मैंने जो बात बोला है अभी बात, ये कोई आम आदमी का नहीं था, ये राल्फ मार्स्टन का था, जो एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर थे। बहुत अच्छी बात बोले थे। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप अगर आज बेहतर करेंगे तो कल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आज बेहतर ना करके आप बेहतर में केवल जीना सीखेंगे, केवल बेहतर रहना चाह रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, क्यों बेहतर रहना और करना में अंतर है। अगर आप केवल अभी बिल्कुल लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, आपके मम्मी पापा अच्छी चीज़ों की यानी सप्लाई कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, आपको अच्छा से रख रहे हैं, तो कल आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। अभी 4 लगा दो, 40 बैठल खाओ। मैं क्लास में बोलता हूँ, 4 मतलब 4 साल लगाओ, मेहनत करें तो 40 बैठल खाओ। तो क्या करना है आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, नरेशन में फर्स्ट राउंड आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, यानी फर्स्ट क्लास आप लोग को हो गया है। नरेशन कम्स फ्रॉम अ नैरेट वर्ड। नैरेट यानी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जब हम अपनी बातों को शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे नरेशन कहते हैं। मैंने बताया था आप लोग को, नरेशन कम्स फ्रॉम ए नैरेट वर्ड, यानी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। वर्ड में व्यक्त करते हैं, तो जो हम लोग नैरेट करते हैं, बोलते हैं, तो उसका जो एक्सप्रेस्ड वर्ड्स का जो यानी सेंटेंस जो हम बोलते हैं, जो कोई बात बोलते हैं, वह 2 तरह से एक्सप्रेस्ड होता है। एक खुद वक्ता बोलता है और वक्ता के बातों को कोई श्रोता बोलता है, यानी एक स्पीकर बोलता है, स्पीकर वक्ता, और एक लिसनर बोलता है। ठीक है, स्पीकर फर्स्ट डे हो चुका है। मैं जब भी सेकेंड डे या थर्ड डे आते हैं तो पिछला
पिछली बातों को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है कि एक स्पीकर है और एक लिसनर है। व्यक्त जो होता है शब्दों में वह दो माध्यम से होता है, एक स्पीकर, दूसरा लिसनर, ठीक है। पहला स्पीकर, दूसरा लिसनर। स्पीकर जो अपनी बात को बोलता है वह डायरेक्ट बोलता है, इसलिए इसका जो काइंड्स होगा एक डायरेक्ट नरेशन होगा और एक होगा इनडायरेक्ट। एक जो स्पीकर बोलता है और एक जो लिसनर बोलता है, सुनकर आपकी बातों को एक्सप्रेस जो कर रहा है वो इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में यानी कह सकते हैं स्पीकर जो अपनी बात बोलेगा वह इन्वर्टेड कॉमास के भीतर पैक रखेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास एक सिंगल होता है, इन्वर्टेड कॉमास बोलिएगा, कॉमा नहीं बोलिएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन में ये इन्वर्टेड कॉमास से मुक्ति मिल जाती है, यानी इन्वर्टेड कॉमास जो है वह यूज नहीं होते हैं, यानी बिल्कुल हट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा नरेशन क्या है, कम्स फ्रॉम नरेट वर्ड एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। स्पीकर लिसनर के माध्यम से व्यक्त होते हैं एक्सप्रेस्ड वर्ड्स। अगर स्पीकर व्यक्त कर रहा है यानी जो वक्ता जो बोल रहा है वही अगर व्यक्त कर रहा है तो डायरेक्ट यानी डायरेक्ट बोल रहा है, और बल्कि कोई सुन कर बोल रहा है तो यानी वो डायरेक्ट नहीं बोल, डायरेक्ट तो यहाँ है बल्कि इनडायरेक्ट बोल रहा है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, अभी उसमें मैंने आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताया था डायरेक्ट नरेशन के, कुछ पार्ट्स बताए थे। तो पार्ट्स में हम लोग जानते हैं, जैसे राम सेज टू मी आई एम ब्रेव। आई एम क्या है? ब्रेव। गौर से देखिएगा, राम कहता है मुझसे, यानी स्पीकर कौन है? राम खुद मौजूद है। तो राम जब मौजूद है तो यहाँ देखिए क्या है, क्या बोला, यानी आई एम ब्रेव, यानी राम जो बोला अपनी बातों को उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के भीतर बंद, या डायरेक्ट नरेशन ही हो गया। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स में मैंने बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक सेंटेंस जो होता है उसके जो वर्ब होते हैं वो हमेशा आर भी कहलाते हैं। बताया होगा तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो पूरे पार्ट्स इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है पूरे पार्ट्स को आर एस बोलते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन को सही, नरेशन को मास्टर बनना है, नरेशन को बिल्कुल मुट्ठी में बांध लेना है, तो उसके लिए एक शर्त याद रखिएगा। सबसे पहले ए पार्ट और ए पार्ट का नाम ध्यान रखिए कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट होता है उसके वर्ब को हमेशा आर भी कहते हैं, और अंदर वाले पूरे पार्ट को आर एस बोलते हैं। और ये पार्ट आर भी जो है ना वर्ब, ये वर्ब चेंज होते रहेगा। ये वर्ब हमेशा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट में ही हो या पास्ट में, हमेशा कभी प्रेजेंट भी हो सकता है, कभी पास्ट में हो सकता है, कभी फ्यूचर में, एक ही नहीं रहेगा। ये प्रेजेंट में अभी है तो हो सकता है सेड भी रह सकता है, बिल से भी रह सकता है, समझ गए। टेंस आपका ध्यान देना, और ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ का टेंस पकड़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी के टेंस के अनुसार इसके टेंस परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है। तो आइए, हम लोग इतना तो जान चुके हैं, इतना पहले भी जाने थे, नहीं जानते तो ध्यान दीजिए। ए आर भी है, और ए आर भी का ऑब्जेक्ट मी है, आर भी का सब्जेक्ट राम है, ठीक है। और ए आर एस है, आर एस का पार्ट सब्जेक्ट वर्ब इसमें पहचानते ही होंगे। तो सबसे पहले मेन जो है हेड है ए आर भी का पार्ट, और उसके बाद आर एस का पार्ट। आर भी के पार्ट्स में हमेशा सब्जेक्ट भी जानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को भी जानना जरूरी है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और ए आर भी है, आर भी का सब्जेक्ट राम, आर भी का ऑब्जेक्ट मी। अब ये भी ज़रूरी है कि आर भी का सब्जेक्ट कौन पर्सन में है और ऑब्जेक्ट कौन पर्सन में, ये भी जानना जरूरी है नरेशन में, जो कि मैं आगे खुलासा करूँगा ही। राम कोई भी नाउन आ जाता है थर्ड पर्सन होता है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन में है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस ध्यान दीजिएगा,
अब मैं जो आप लोग बताने जा रहा हूँ, शायद डायरेक्ट नरेशन बता दिया था, इनडायरेक्ट बताना था। दूसरा का नाम है इनडायरेक्ट नरेशन, शायद बताया था, नहीं बताया था। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। कौन कथन बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन यानी ये किसके शब्दों में व्यक्त होता है? डिफाइन करता हूं, यानी when the statement of a speaker, यानी वक्ता के बातों को, स्पीकर होता है वक्ता के कथन को जब इज एक्सप्रेस्ड मैंने व्यक्त किया जाता है, यानी कहने का मतलब मैंने अभी वहाँ भी शॉर्ट में बता दिया था, मैंने इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब किसी वक्ता के कथन को, वक्ता मतलब मैं भूख रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो मेरी बातों को अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो वह इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, यानी व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड इन द लिसनर्स वर्ड्स, is called an indirect narration। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब किसी वक्ता के बातों को, when the statement of a speaker is expressed माने व्यक्त किया जाता हो, in the listeners words मतलब श्रोता के शब्दों में व्यक्त किया जाता हो, लिसनर में श्रोता के शब्दों में, उसे हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी जब किसी वक्ता के बातों को, जब किसी वक्ता के बातों को, हिंदी लिखिएगा आप लोग, मैं बोलता हूँ, when the statement of a speaker is expressed in the listeners words, लिसनर्स माने होता है श्रोता के शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फिर सुनिए, when the statement of a speaker is expressed in the listeners words, फिर सुन लीजिए, when the statement of a speaker, statement of a speaker मतलब वक्ता के बातों को, when the statement of a speaker is expressed माने व्यक्त किया जाता हो, in the listeners words यानी श्रोता के शब्दों में व्यक्त किया जाता हो, उसे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कौन नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन। तो कंप्लीट हिंदी लिख लेंगे। आइए, ये जान ले, इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता की बातों को इन्वर्टेड कॉमास से मुक्त कर देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता की जो बात होता है, सॉरी डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता की जो बात होता है वो आरएस में रहता है, वो आरएस में जो इन्वर्टेड कॉमास जो लगल है नहीं लगता है, खत्म हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ डायरेक्ट, रिया सेज टू राहुल यू आर माई फ्रेंड, है ना, यू आर माई फ्रेंड, इनडायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पहले फिर से देख लीजिए, ये पूरा पार्ट जो हो गया आर एस हो गया, यहाँ आर भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट में, रिया टेल्स राहुल दैट he is her friend। देखिए यहाँ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ था आरएस के वाक्य में, लेकिन इनडायरेक्ट में देखिए आरएस के वाक्य मुक्त हो गया, यानी ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ए अभी कैसे बना
ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इससे ज़्यादा माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चुटकी में है एकदम, बजाओ चुटकी ख़त्म करो नरेशन। यानी 15 क्लास तक में ख़त्म, यानी 15वां दिन नरेशन बाय बाय कर देगा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप को ध्यान दीजिए। माने इनडायरेक्ट का चेंजिंग स्टेप क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा डायरेक्ट से, ये जानना है। इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स क्या होगा ये ध्यान देना है। आखिर कौन सा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। एंड इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स क्या होंगे, तो चलिए हम लोग इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स में प्रवेश करते हैं। इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स में क्या होंगे? इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स में क्या होंगे, कौन कौन से कदम उठाने जा रहे हैं? तो पहला कदम होगा पर्सन चेंज होगा। पर्सन चेंज होगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो क्या हो चेंज हो जाएगा, पर्सन चेंज हो जाएगा। पर्सन का मतलब क्या चेंज होगा भाई, ये भी जानना है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। दूसरा टेंस चेंज होगा। इसमें क्या चेंज होगा भाई, वर्ब चेंज हो जाएगा। तीसरा अदर चेंज, सम अदर चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग चेंजेज, सम अदर चेंजेज में एडवर्ब चेंज हो जाता है। जनरली एडवर्ब ही आता है, कभी कभी एक दो गो स्टेप में आए गए कुछ एडजेक्टिव या प्रोनाउन रहते हैं अलग प्रोनाउन, पर्सनल छोड़ कर रहे हैं, वो 99% एडवर्ब से लिखते हैं। चौथा क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज। चेंज हो जाएगा, और चेंज किस में होगा, इनटू। कंजंक्शंस में चेंज हो जाता है, या इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है वह कंजंक्शन में चेंज होता है, माने जोड़ने वाला जो शब्द रहेगा। और कौन कौन हो जाएगा कंजंक्शंस, वो दैट हो सकता है, टू से जुड़ सकता है, इन्फिनिटिव बनाकर जोड़ने का काम करेगा। इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है। सबको दिख रहा है ना? चलिए देखिए, ये 4 स्टेप में पूरा चेंजिंग है। ध्यान से एक एक स्टेप को जानकारी हम लोग रखेंगे, बिल्कुल कोई कचरा नहीं, बिल्कुल फ्रेश, माथा एकदम फ्रेश कर लीजिए। एक बार आँख बंद कीजिए, नरेशन ख़त्म। इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स में कौन से कदम उठाने वाले हैं? पहला स्टेप में हम लोग उठाएंगे पर्सन चेंज। दूसरा स्टेप में हम लोग टेंस है, पर्सन्स में कौन चेंज होंगे भाई, तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज होंगे। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे, और इसके फॉर्म्स जो भी निकलेंगे, इसके पार्ट्स फॉर्म्स, जैसे एनसी में है तो सी हो सकता है, पी हो सकता है, पीपी, ये सभी फॉर्म्स चेंज होंगे। ठीक है, आप लोग पर्सनल प्रोनाउन हॉल में पढ़े होंगे। टेंस चेंज होंगे, जिसमें वर्ब चेंज हो जाएगा। टेंस का जो वर्ब आएगा, कैसा टेंस है वो चेंज हो जाएंगे, और किस स्टेज में चेंज होंगे, कैसा मुद्दा आएगा कि चेंज हो जाएंगे, ये सब बताए जाएंगे। सम अदर चेंजेस, जिसमें एडवर्ब चेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास चेंज होंगे, इसमें कंजंक्शंस में, कोई दैट में हो सकते हैं, टू में हो सकते हैं, इफ़ में, वेदर में। ये आपका
इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स है जो बिल्कुल अलग अलग करके बताए जाएंगे। चेंज ये सब कहाँ होंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने भी रहते हैं इसमें जितने भी चेंज होंगे ये सभी जो चेंज होंगे वह RS में रहेंगे, वही चेंज होंगे। RS में रहते हैं सब, तो RS में चेंज हो जाएंगे। डायरेक्ट में भी RS में रहेंगे। डायरेक्ट क्या RS तो पार्ट्स सीखे क्यों होंगे। RS का रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर बंद रहते हैं उसमें रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास जो चेंज होंगे कंजंक्शंस में वह कब चेंज होंगे, इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कैसा सेंटेंस RS में आने वाले हैं। यानी ये जो चेंज होंगे RS के सेंटेंस, यहाँ लिख लीजिएगा फुल के अनुसार, इसे पूरा है, ज़्यादा कचरा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नो कचरा कर रहा हूँ, ज़्यादा कचरा नहीं करना। जितना लिखाते 2 पेज में बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका मात्र 5 लाइन समझना है। इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप्स में कौन सा कदम उठाना है। पहला पर्सन चेंज होगा। कौन चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा। पर्सन में क्या चेंज होगा तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा, आई वी यू ही सी दे, उसके जितने भी पार्ट्स हो गए। दूसरा में क्या चेंज हम लोग सीखेंगे, टेंस चेंजेस सीखेंगे। टेंस में क्या चेंज होगा, टेंस में वर्ब चेंज होगा, ठीक है। सम अदर चेंज में क्या हम लोग सीखेंगे, एडवर्ब चेंज होगा, ठीक है। और अगला चेंजिंग क्या है, इन्वर्टेड कॉमास जो चेंज होगा कंजंक्शंस में चेंज होगा। वो कैसे किस तरह के चेंजिंग होंगे, दैट, टू, इफ़, वेदर, इस तरह के चेंजिंग में होंगे, ठीक है। और ये पर्सनल इतना जो 3 है वो कहाँ चेंज, ये भी RS में, और ये RS सेंटेंस के अनुसार जैसा सेंटेंस दिखेगा। सेंटेंस आप लोग 5 पढ़ें, ठीक है। 5 सेंटेंस, जब जो सेंटेंस है पार्ट्स हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट टाइप के कंजंक्शंस इन्वर्टेड कॉमा जो अलग अलग चेंज होंगे। वो कैसा सेंटेंस रहेगा, यानी हर सेंटेंस का जो चेंजिंग जो रहेगा ना, वह इन्वर्टेड कॉमा जो चेंज होगा अलग अलग हो सकता है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको कॉपी करिए और इसको 2-3 बार देखिए कि इनडायरेक्ट चेंजिंग स्टेप में हम लोग कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। ये सब कदम चलिए हम लोग चलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ में चलते हैं। सबसे पहले कहीं आप भूल तो नहीं गए, RS और RV पकड़ना तो भूले नहीं। अगर भूल रहे हैं तो दिक्कतें होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 सेकेंड थोड़ा सा देख लीजिए, केवल दिखाते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है, देख लीजिए। सही, राधा said to him, you have always supported me। बताइए इसमें RV कौन है। ए इन्वर्टेड को आराम से एकदम अकबक, कोई भी काम अगर आराम से करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग कोई काम में अगर ज़्यादा अकबकाएंगे, ज़्यादा अगर उसमें हम लोग जल्दीबाजी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे तो हमेशा गलती होती है। क्योंकि काम वही अच्छा होता है, काम वही फ्रेश होगा जिसमें हड़बड़ी ना हो, और नहीं तो हड़बड़ी करने वाले तो गड़बड़ी करते ही हैं। इसलिए आराम से अभी थ्योरी चल रहा है, बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, तो इसमें आराम से हर क्लू को समझिए। देखिए RV वाले पार्ट हैं, ये RS वाले पार्ट हैं। RV के पार्ट्स हैं। RV में मेन RV आपका जो RV है, वर्ब जो है वह सेड है। RV का ऑब्जेक्ट हिम है। RV का सब्जेक्ट राधा है। और ये RS वाले पार्ट हैं। और RS ये पूरे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, रिपोर्टेड सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा RS का पार्ट हो गया, ठीक है। इसी में परिवर्तन होगा। अभी मैंने बताया था, आप देखिए RS में जो भी रहेंगे वही परिवर्तन होंगे। RS में पर्सन चेंज, RS में टेंस चेंज, RS में अदर चेंजेस भी हो रहा था,
और आरएस के अनुसार ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को भी रखते हैं, आरएस का सेंटेंस के अनुसार। मैंने बताया कि आरएस के जैसा सेंटेंस रहते हैं वैसे हम इन्वर्टेड कॉमास कंजंक्शंस में बदलते हैं। तो आइए हम लोग आरएस की सेंटेंस कैसे रख सकते हैं तो उसके बारे में तो हम लेकर करके जानेंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आप लोग आरबी और आरएस कैच कर लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बेसिक फंडामेंटल ख़त्म होगा तो लाइफ तुरंत आपको प्राइवेट हटाकर आपके पास मिलेगा, क्योंकि उससे प्रैक्टिस आपको पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे, आपको लिख कर बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप में हम लोग उठा रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले जानिए चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन कितने होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, है ना, ये तो आप जानते हैं। और फर्स्ट पर्सन अगर है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये जो पर्सन्स मिलेंगे आप लोग को, तो मैंने बताया था कि पर्सन चेंज होता है तो किस में रहता है, आरएस में रहेगा ना। अभी भी बताया था कि आरएस में पर्सन चेंज होगा, आरएस में ही टेंस चेंज होगा, अभी सब लिखा हुआ है उसको, इसलिए मैंने बोला एक दो बार देख लिया ना, तो दिमाग माइंड जो है भगाइए मत, एकदम कंट्रोल रखिए। ये सभी मिलेंगे कहाँ, आरएस में। अभी भी इसलिए एग्जांपल भी दिया था कि आरएस वाला पार्ट गौर से देखिए, तो ये आरएस में रहेंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट पर्सन रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर कोई फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो आरबी अभी पार्ट आया था, आरबी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहे थे ना, तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और ये आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और ये थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। देखिए गौर से, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन कितने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन, ये तीनों मिलेंगे कहाँ आपको, आरएस में, जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर बंद रहेंगे। कहाँ मिलेंगे, आरएस में, जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। फिर सुनिए, ये तीनों पर्सन मिलेंगे कहाँ आपको, आरएस में, जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। और ये बंद रहते हैं तो इसमें क्या चेंजिंग हुआ, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा, है ना, फर्स्ट पर्सन अगर आ गया आरएस में तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट था, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे अभी एग्जाम्पल में देकर बताऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिया से टू मी आई एम ब्रेव। एकदम आराम से देखिए, क्या दिक्कत है, अपना तो सरकार चल रहा है बुआ, अभी कहीं जाना का थोड़ा है। मैंने बोला कि चेंज ऑफ पर्सन में आपका जो पर्सन चेंज हो रहा है वो चेंज ऑफ पर्सन का ला गया। चेंज ऑफ पर्सन में क्या चेंज होगा, तो पर्सन चेंज होगा, कहाँ रहेगा ये चेंज, ये सब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आरएस में, यहाँ आरएस को डैश कर दिए। अब इसमें अगर कोई फर्स्ट पर्सन मिलता है तो मिलवे किया, फर्स्ट पर्सन आई मिला ना, तो आई मिल गया। अब किसके अनुसार ही चेंज होगा, तो रिया के अनुसार। मैं भी केवल सिखा रहा हूँ, मैं केवल अभी क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसके अनुसार, रिया के अनुसार। थोड़ा सा नीचे भी जगह देते हैं, रिया के अनुसार बदल जाएगा, आई बदलेगा, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा रिया के अनुसार। तो आई जाएगा रिया के पास, तो पूछ बोलेगा आई रिया से कि अगे रिया, हम तुम्हारे, यानी कह सकते हैं मैं चेंज होना चाहता हूँ, तुम्हारे रूप में आना चाहता हूँ। तो रिया नाउन है, और पर्सन जो होता है तो पर्सनल प्रोनाउन में, जिस रूप प्रोनाउन रूप में ही चेंज करना है। तो आई रिया के पास है, रिया बोलेगी हम नाउन है, हम तो चेंज नहीं हो सकते हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमको रिया को रिया मत लिखना, हाँ मेरे परछाई एगो है शी लिख देना, क्योंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट तुम हो, तो रिया का है सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अभी देखते जाइएगा, अभी कुछ नहीं, अभी बता नहीं रहे हैं, अभी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जब इसको प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो पूरा चार्ट एक बार देना पड़ेगा, हो सकता है भूल गए होंगे, आप लोग प्रोनाउन में दिया था। अगला देखिए, इसी में भी दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल रिया से बात कर रहा हूँ। रिया सेड टू मी, एकदम सेम क्वेश्चन है, यू आर ब्रेव। गौर से देखिएगा, अब रिया से टू मी, अब यहाँ देखिए हम पहले आर एस में डाइस देते हैं, ये आर एस वाला पार्ट हो गया ना, हमने बोला आर एस के पर्सन चेंज होते हैं, आर एस। अब देखिए अगर फर्स्ट पर्सन आता था सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट से मैच करवाएं। अब अगर कोई सेकेंड पर्सन आता है, देखिए सेकेंड पर्सन अगर कोई आता है
आल है सेकेंड पर्सन, कहीं भी आ जाए सेकेंड पर्सन, पूरे आर एस में आ जाए तो ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से मैच करेगा सब्जेक्ट, यानी चेंज होगा मी से, तो यू सब्जेक्ट के रूप में है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, इस तरह से। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, जैसे रिया दिख रहा है, हाँ यहाँ तो दिख रहा है। ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रिया से टू मी, कल के बाद यानी कल से ही आप लोग सीखना चालू कर देंगे। ही इज फुलिश, है ना। अब देखिए आर एस को हम डैश कर दिए, आर एस में भी हम पर्सन सीख रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन है ये तो नो चेंज, यानी ही का ही रहेगा, नो चेंज होगा। देख रहे हैं आप लोग, गौर से देख लीजिए आप लोग, यानी पर्सन चेंज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये सब मिलेंगे कहाँ, आर एस में। चेंज होगा आर वी के अनुसार, आर वी के अनुसार, आर वी के सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आइए इतना लिखने के बाद इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप लोग। एक दो तीन, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये मिलेंगे कहाँ, आर एस में। ये चेंज हो किसके अनुसार, आर भी के अनुसार। देख लीजिए, समझ गए ना, है ना, बिल्कुल रीजनिंग की तरह है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये पर्सन्स मिलेंगे कहाँ, आर एस में। ये चेंज होंगे किसके अनुसार, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आर वी के तो लगभग नहीं करेगा, नो चेंज हो रहा है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। हम कल इस पर बहुत बड़ा पैगाम देने वाले हैं, एकदम जो नहीं भी कभी पढ़े हैं वो भी कमाल करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिनका पेड हो गया है वो तो सीखेंगे ही, और ये वीडियो तो आप पेडे वाला ही देखेंगे। दूसरी बात ध्यान दीजिए, कितने बच्चे पढ़ते हैं मुझे आंकड़े पता नहीं चल रहे, होमवर्क नहीं देते हैं। मुझे बहुत आपके बारे में टेंशन हो रहा है, कहीं आप पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं। एक स्टेप है, दो स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। पहला स्टेप कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो होमवर्क ज़रूर रोज़ भेजें, नहीं तो उनको वीडियो ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेप कि हम कैसे आपको जान सकते कि आप पढ़ रहे हैं। तो जितने भी व्यक्ति पढ़ना जो भी व्यक्ति वीडियो को देखते हैं, लास्ट में ही मैं इसलिए बता रहा हूँ इसका तरीका, वो जो वीडियो पूरा देख लेते हैं, देखने के बाद तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आप कितना, तो आप लास्ट में एक लाइक बटन आता है, ऊपर की उंगली रहते हैं अंगूठे वाले, उसको दबा दीजिएगा। उससे पता चल जाएगा, जितने व्यक्ति दबाएंगे लास्ट में, उस प्रेस करेंगे उस लाइक को, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने व्यक्ति ने वीडियो को देखा है। तो तैयार, आप वीडियो को इस तरह से ही करें ताकि मैं भी पता लगा लूँ कि कितने व्यक्ति देखे हैं। कभी कभी तो वीडियो 100 हो जाते हैं, 200, यहाँ 117 से 18-20 का आंकड़ा में 17, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति फिर नया लिए होंगे, तो लगभग 20-22 ही एडमिशन, यानी एडमिशन क्या मतलब, कहने का मतलब है कि अभी चल रहे हैं आंकड़ा में रेगुलर। तो वीडियोस को इसी तरह से हमें दिखाना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, और निराश कभी नहीं होना है ज़िंदगी। अब बताइए बुआ, आप 15 सालों से 16 सालों से लगातार 5 to 3 ईयर से आप लोग पढ़ना चालू किए, क्या लास्ट वक्त में हताश होने के लिए? ये अंतिम क्षण जो अब कुछ ही समय में, कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में आप कुछ मुकाम हासिल करने वाले हैं। जब आपने 15 साल 16 साल आप लोग पढ़ाई में गंवा दिया, और बिल्कुल आपने ये सोच लिया था, जिस समय आप 2 या 3 साल के थे उसी समय मम्मी या पापा आपके चौक खली धरा दिए थे, उस समय से लगातार आप इस पढ़ाई के जाल में उलझ गए हैं, और इतना साल गंवाने के बाद आप लगभग मंजिल प्राप्त करने के बाद, लगभग मंजिल दूर नहीं है, प्राप्त होने वाली है, और वहाँ से हट रहे हैं आप। एक कितना बड़ा मूर्खपन है आपके अंदर। ऐसी मूर्खता को दूर करिए। एक सोने की खदान जब अमेरिका के शायद कोलोराडो या कुछ
ध्यान नहीं है, लेकिन एक सोने की खदान थी। वहाँ पता चला था कि इस पहाड़ी के अंदर बहुत बड़ा सोने की खदान है। कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई थी अमेरिका सोने की खदान को खोदने के लिए, लेकिन एक कंपनी जो था लगभग अंदर 2 किलोमीटर तक खुदाई किया, लेकिन खदान नहीं मिला। निराश हो गया, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दिया, सोने की खदान नहीं मिली। अचानक देखिए कि एक दूसरी कंपनी तुरंत फिर टेंडर लिए, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। जब 2 किलोमीटर तक खुदाई कर दिया है, थोड़ी सी खुदाई करने में क्या दिक्कत है, देखते हैं अगर मिलता है तो मिलता है, ना तो हम भी छोड़ देंगे। लेकिन वह जुनून कायम रखा, वो भी कुछ दूर किया। थोड़ा सा पहाड़ियों को खुदाई करने और काटने में तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, किया और कुछ ही दूर गया होगा कि खदान मिल गया। तो यही है ज़िंदगी का फंडा आपका, कि आप मंजिल मुकाम पहुंच जाने के बाद क्यों लौट जाते हैं। लौटा मत कीजिए, ठीक है, लौटा मत कीजिए। जब आपने 15-16 साल लगा दिया है इस तपस्या में, तो 2 साल 3 साल के लिए क्यों आप निराशाओं की घड़ी में वापस आ रहे हैं। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, निराश मत होइए। निराश होते हैं उठाइए फ़ोन, टोल फ्री नंबर 999905791477 पर डायरेक्ट डायल कीजिए। क्या टेंशन है, क्या आपको महसूस होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। टोल फ्री नंबर, कभी भी 24 घंटा सर्विस में। ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं कल इसी वक्त। हैव ए नाइस डे।